अब हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल। देखिए हमने देखा ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल क्या होता है। देखिए फाइनेंशियल बिल तीन टाइप, जो मनी बिल जो होता है ना वो भी इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो यू कैन से दैट ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। क्यों भाई, देखेंगे। फाइनेंशियल बिल में एक होता है मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी, एक फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 मान लो आप, जो अंडर आर्टिकल 117 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, और फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 मान लो जो 117 ऑफ सब क्लॉज 3 में डिफाइंड है। तो देखिए ऑल फाइनेंशियल बिल, ऑल मनी बिल्स, जितने भी मनी बिल्स होंगे वो फाइनेंशियल बिल तो हैं, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स वो मनी बिल तो नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 आर देयर। सॉरी। अब हम ज्वाइंट सिटिंग को देखते हैं। ज्वाइंट सिटिंग जो है पर्टिकुलरली मनी बिल के केस में एप्लीकेबल नहीं है, हमने देखा था, बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में भी एप्लीकेबल ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए मनी बिल के केस में जो है वो ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि पावर जो है राज्यसभा के पास है ही नहीं कि वो अमेंड करे, रिजेक्ट करे, ठीक है, और 14 दिन से ज्यादा राज्यसभा रख भी नहीं सकता है। मोर देन 14 days राज्यसभा कैन नॉट कीप द बिल, मनी बिल विथ राज्यसभा। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के साथ ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में यह है कि बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, हैज टू पास दैट बिल सेपरेटली। ठीक है, वहां पे दोनों हाउस को सेपरेटली पास करना मैंडेटरी है। दोनों हाउस को जरूरी है कि अलग अलग वो बिल को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करें। अब हम देखते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यह है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड हैं लोकसभा के और राज्यसभा के स्टेट को। एक स्टेट में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में और राज्यसभा में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू लोकसभा थे उसको फ्रोजन कर दिया गया टिल 2026। 2026 तक जितने भी सीट्स, सपोज बिहार को नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड है X, यूपी को नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड है Y, तो इन दैट केस 2026 तक बिहार को X ही रहेगा और यूपी को Y ही रहेगा। अब ऐसा हमने किया क्यों नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा नहीं रहे अभी भी, बट पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, तब भी हम नंबर ऑफ सीट्स को नहीं बढ़ा रहे हैं। यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, सब जगह का जो फिक्स नंबर ऑफ सीट्स है कि कितने लोग लोकसभा के वहां से आएंगे, वो नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड है। क्यों हमने फिक्स किया? देखिए गवर्नमेंट ने मेजर्स लाए थे फैमिली प्लानिंग के, गवर्नमेंट ने मेजर्स लाए थे कि कम से कम हम दो हमारे दो, ये सब स्कीम्स आए थे पहले। तो हमने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि जो साउथ स्टेट है, जो साउदर्न स्टेट्स हैं, वो तो पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, दे आर अडॉप्टिंग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, वो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। पर जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, स्पेशली बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़े और उनको कुछ तो इंसेंटिव मिलना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रहा है और नंबर ऑफ सीट्स वहां बढ़ते जाएंगे, तो इन दैट केस जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर ले रहे थे साउथ इंडियन स्टेट्स, वो नहीं लेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव फ्रोजन द सीट्स टिल 2026। और ये जो सीट्स का जो एलोकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। जो 1971 में जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे ही 2026 तक जो है सीट्स रहेंगे। अब 87th अमेंडमेंट एक्ट में कुछ वो आए, देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ते गया,
पॉपुलेशन हर, ऐसा नहीं कि सभी स्टेट्स का बढ़ा है, इन एब्सोल्यूट नंबर पॉपुलेशन जो है सभी स्टेट का बढ़ रहा है, बट 87th अमेंडमेंट एक्ट में किया क्या गया, इट प्रोवाइडेड फॉर डिलिमिटेशन। तो ये जो डिलिमिटेशन किया गया, इट इज बेस्ड ऑन 2001 सेंसस, बट यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड कि नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू पर्टिकुलर स्टेट वाज नॉट इंक्रीज्ड। किया क्या गया कि स्टेट्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिल्ली, अब जैसे नॉर्थ दिल्ली है, अब नॉर्थ दिल्ली का जो पर्टिकुलर एक बाउंड्री है, तो वो बाउंड्री को फिर से रिड्रॉ करने की कोशिश की गई, पूरे बाउंड्री को रिड्रॉ करने, क्योंकि जो अक्रॉस एक स्टेट में जो पॉपुलेशन हो और अक्रॉस उस पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, जैसे नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, जितने भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो उनके पॉपुलेशन इक्वल हो जाए, माने विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी यू कैन से इंट्रा स्टेट पॉपुलेशन और विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पॉपुलेशन है वो इक्वल हो जाए, इसलिए रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी किया गया। यहां पे क्या कि नंबर ऑफ सीट्स अल्टर नहीं किए गए, बाउंड्री को रीएडजस्ट किया गया कि जो पॉपुलेशन है वो इक्वली हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हम पर्टिकुलरली रिजर्वेशन पे बात करते हैं, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ सीट्स जो है फ्रोजन है टिल 2026, और ये जो सीट्स फ्रोजन है वो इट इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, बट जो बाउंड्री रिड्रॉ हुआ है, बाउंड्री जो रिड्रॉइंग ऑफ बाउंड्री हुआ है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। बी क्लियर, रिड्रॉइंग ऑफ बाउंड्री ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एंड नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड इज ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। अब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन ऑफ SC ST। रिजर्वेशन जो दिया गया है पार्लियामेंट में SC ST को, इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया गया है। इनिशियली ये 10 साल के लिए ही दिया गया था, जब संविधान लिखा गया था ये 10 साल के लिए ही दिया गया था, बट हम बार बार अमेंडमेंट लाते गए और उनके रिजर्वेशन के पीरियड को बढ़ाते गए। अब बाय 95th अमेंडमेंट एक्ट, प्रेजेंटली जो अभी चल रहा है 95th अमेंडमेंट एक्ट, ये जो रिजर्वेशन है इट विल लास्ट टिल 2020 में ये जो रिजर्वेशन है ओवर होने वाला है। लेट अस सी कि ये फर्दर कंटिन्यू होता है या फिर 2020 में इसको रोक दिया जाता है। अब हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा एंड ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। देखिए भाई, राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है, राज्यसभा इज ऑलवेज देयर। इसका जो टर्म है, कितने साल के लिए राज्यसभा का जो टर्म है, एक मेंबर का जो टर्म है वो 6 साल है। एक मेंबर कितने दिन रहता है? 6 साल रहता है। बट 1/3 ऑफ मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, दे रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। 1/3 मेंबर जो होते हैं हर दूसरे साल उनको रिटायरमेंट दी जाती है, दे रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ऐसा नहीं कि ये जो मेंबर रिटायर हुए हैं दे कैन नॉट contest election for the next time, they can be re-elected and re-elected। ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि एक बार वो इलेक्ट हो गए तो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। लोकसभा के केस में क्या है, इट इज नॉट, इसका जो इट इज इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5 ईयर, कि हर 5 साल के बाद एक बार इलेक्ट की जाती है। हमने देखा इलेक्शन होते हैं ऑल ओवर इंडिया। इट इज अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक रिलीजन और डेमोक्रेटिक रिलीजियस प्रैक्टिस आप कह सकते हैं कि ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिस है हर एक डेमोक्रेसी का इलेक्शन। तो हर 5 साल पे इसका इलेक्शन होता है। और यहाँ पे जो टर्म है कितने साल है, यहाँ पे 6 साल था, यहाँ पे 5 साल है। यहाँ पे 1/3 मेंबर रिटायर कर रहे हैं एवरी सेकेंड ईयर, यहाँ पे सभी मेंबर जो हैं वो 5 साल के बाद रिटायर कर जाते हैं। और सेम जैसे यहाँ के लोग री इलेक्ट हो सकते हैं, यहाँ के भी लोग री इलेक्ट हो सकते हैं। अब कुछ प्रोविजंस हम देखते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसको देखिए क्या क्या पावर है। लोकसभा, पहले तो हम जान जाए लोकसभा का जो स्पीकर है ही मस्ट बी मेंबर ऑफ लोकसभा, उसको लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा। जैसे मिनिस्टर के केस में क्या होता है कि मिनिस्टर जो है इट इज नॉट नेसेसरी कि मिनिस्टर जो बने
वो लोकसभा का मेंबर हो ही। वो राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है, वो मेंबर हो भी नहीं सकता है, बट इन दैट केस अगर वो मेंबर नहीं है, इन दैट केस क्या होता है, 6 महीने के अंदर उसे कहीं ना कहीं कोई भी सीट से जीत के या फिर राज्यसभा के थ्रू नॉमिनेट होके या इलेक्ट होकर के उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होता है, ठीक है। बट स्पीकर बनने के लिए यू मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। और हमने पहले भी देखा था जब हम प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहे थे कि लोकसभा का स्पीकर जो होता है, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो ओल्ड लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है, एट दैट टाइम उसका जो स्पीकर होता है ही एक्चुअली नॉट रिजाइन, वो उस समय रिजाइन नहीं करता है। वो कब तक रिजाइन नहीं करता है, जस्ट बिफोर द न्यू लोकसभा, जो न्यू लोकसभा जो होती है उसके मीटिंग के जस्ट बिफोर वो रिजाइन करता है। कौन रिजाइन करता है, ओल्ड लोकसभा स्पीकर मीटिंग के जस्ट पहले रिजाइन करता है। और हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है न्यू लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग से प्रोटेम स्पीकर को चुनता है और प्रोटेम स्पीकर सबको ओथ दिलवाता है न्यू मेंबर्स को, और प्रोटेम स्पीकर न्यू स्पीकर को इलेक्ट करने में हेल्प करता है न्यू लोकसभा के। ये हमने ऑलरेडी देखा था। सेम पॉइंट यहां पे है, व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस, ही कंटिन्यूज टिल, और यू कैन से जस्ट बिफोर द न्यू लोकसभा मीटिंग इज हेल्ड। और जो स्पीकर है ही इज एबव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ इन द रैंक, अगर रैंक हम देखें, हायरार्की देखें, तो लोकसभा का जो स्पीकर है ही इज एबव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही इज इक्विवेलेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर जो है इक्विवेलेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, एंड ही इज एबव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, प्रोरॉग, डिसॉल्व एंड समन द हाउस, बट एडजॉर्नमेंट जो होता है हाउस का वो कौन करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। एडजॉर्नमेंट कौन करता है, स्पीकर करता है। अब प्रोरॉग, समन एंड डिसॉल्व कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। स्पीकर जो है ही इज ऑल्सो नोन एज हेड ऑफ द लोकसभा, हेड ऑफ लोकसभा। लीडर ऑफ लोकसभा कौन होता है, हमने देखा था पहले, लीडर ऑफ लोकसभा जो होता है वो पीएम होता है, और हेड ऑफ लोकसभा कौन होता है, स्पीकर होता है। हेड ऑफ लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ लोकसभा पीएम, या फिर पीएम द्वारा नॉमिनेटेड इफ कोई मिनिस्टर जो कि मेंबर हो कहां का, लोकसभा का। हेड में और लीडर में आपने डिफरेंस देख लिया, ठीक है। स्पीकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट स्पीकर डिसाइड्स that whether a bill is a money bill or not, that whether a bill is money bill or not, that bill is money bill or not। मनी बिल जो बिल है वो मनी बिल है या कैसा बिल है, इट इज डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। क्योंकि मनी बिल क्या है, वो इंट्रोड्यूस कहां किया जाता है, ओनली इन लोकसभा। तो कौन डिसाइड करता है वो मनी बिल है कि नहीं है, स्पीकर डिसाइड करता है। स्पीकर जो होता है हमने देखा कि इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरली जो स्पीकर होते हैं वो अगर किसी पार्टी के रहते भी हैं तो वंस उनको स्पीकर इलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो दे बिहेव इन अ न्यूट्रल मैनर। ऐसा नहीं कि वो न्यूट्रल मैनर में नहीं बिहेव, दे बिहेव इन अ न्यूट्रल मैनर। वो किसी पार्टी के पार्टी लाइन पे नहीं बिहेव करते हैं। अब स्पीकर के आगे हम देखेंगे